तो जय हिंद एवरीवन। आप लोग हैं डिफेंस स्टार के यूट्यूब चैनल पे और हम कवर करने जा रहे हैं जून के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स। ठीक है, 1 से लेके 7 जून के करंट अफेयर्स हम कवर कर चुके हैं। अब 8 से लेके 14 जून के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं, वीक 2 के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि भाई क्विज जो है हमारी डेली डेली वाली करंट अफेयर्स की क्विज़ेस स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर चल रही हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साइमल्टेनियसली अगले वीक से हम लोग डेली क्विज़ेस के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज जो क्विज़ेस हैं ये भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। CDS, NDA, CAPF तीनों के लिए, और एफकेट को भी आप काउंट कर ही लो, उस बेचारे को कहीं छोड़ रहे हो, उसको भी काउंट कर ही लो भाई। तो उसको मिला के जो क्विजेस हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने वाली हैं आप लोगों के लिए। डेली कुछ सर्टेन नंबर ऑफ के क्वेश्चंस जो है वो डाले जाएंगे क्विज के लिए और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड फायदा उठा सकते हैं भाई। चलिए ठीक है, हम अब मुद्दे की बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे भाई। सीधे सी बात है, एंटरटेनमेंट करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पढ़ाना। चलो भाई पढ़ा। चलिए पहला करंट अफेयर आ जाता है। GTRI रिलीज बिल्डिंग बेटर इंडिया पाथ टू सुपीरियर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या हाईलाइट करती है? ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कुछ की इश्यूज के बारे में और कुछ इंसाइट्स देती है कि इंडिया अपने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे इनहेंस कर सकता है। तो इंडिया के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रहता है? इसमें आपका रहता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, प्लस हमारा रहता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स QCOs और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर्स यानी कि CROs। इन सबको लीड किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS के द्वारा। ठीक है, BIS के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। QCOs यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स मैंडेटरी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको यूज किया जाना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। वही अगर हम CROs की बात करते हैं तो CROs QCOs के साथ एसेंशियली फॉलो किए जाते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी फर्म को जब गवर्नमेंट एजेंसी के साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन करना होता है, प्री रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट भी आ जाते हैं जो कि किए जाते हैं किसी थर्ड पार्टी के इंस्पेक्शन के द्वारा। सर्टिफिकेशन ऑफ एक्रीडेशंस भी आ जाते हैं जो कि QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फुल रिपोर्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES 2022-2023 जो है वो रिलीज कर देगी। तो भाई क्या है इस रिपोर्ट में? इसको सबसे पहले रिलीज किया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा। एक फैक्ट शीट जो है वो भी आपकी रिलीज की गई थी फरवरी में, इसी सर्वे के साथ में रिलीज की गई थी और ये सर्वे जो है इसका प्रॉपर रिजल्ट या प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो आप पब्लिश हुई है। अब ये जो HCES है भाई हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी कि घर में कितना क्या खर्चा रहता है, ये डिजाइन किया गया है ये करेक्ट करने के लिए कि भाई हमारे नॉर्मली घरों में गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन किस प्रकार से होता है। सर्वे की कुछ फाइंडिंग्स भी आई हैं जैसे कि जो आपका गिनी कोएफिशिएंट है ना, इसमें गिरावट देखी गई है रूरल एंड अर्बन एरिया दोनों के बीच में 2011-2012 से लेके 2022 और 2023। ये गिनी कोएफिशिएंट का यूज कैसे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है इन इक्वालिटी को मेजर करने के लिए, है ना। यहाँ पर 0 जो हमारा रहता है वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई परफेक्ट इक्वालिटी है और उसी प्रकार से ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है कि परफेक्ट इन इक्वालिटी है, असमानता है। ठीक है, तो इसमें गिरावट देखी जा रही है यानी कि जो आपका इक्वालिटी है वो बढ़ रही है। एवरेज एस्टिमेटेड मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर MPCE है ना, एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हर इंसान मंथ में कितना खर्च कर रहा है पर इंसान के बेसिस पे हम देख रहे हैं। ये 2022-2023 के रिस्पेक्ट में 3773 रुपीज निकला है। किसके लिए? रूरल इंडिया के लिए। ये शायद क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 6459 निकला है भाई आपका अर्बन इंडिया के लिए।
कि भाई इतना जो है इंसान पर मंथ के तौर पे खर्च कर ही रहा है, उसको करने की जरूरत है। एक्सपेंडिचर अगर हम फूड का देखें कि भाई खाने का खर्चा रूरल इंडिया में 46% है और अर्बन एरिया में खाने का खर्चा 39% आ जाता है। ठीक है, अब भाई HCS का यूटिलाइजेशन क्या है, क्या इससे फायदा मिलता है ये सब स्टेट्स के अलावा? तो इससे कंजप्शन पैटर्न समझ में आता है, कौन कैसे खर्च कर रहा है, शहरों में कैसे खर्च किया जा रहा है, गाँव में कैसे और किस पर खर्च किया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पता चलता है, हाउस होल्ड कितने अच्छे तरीके से खर्च कर पा रहे हैं, उससे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। हमारी क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को रिव्यू करने में हेल्प मिलती है। इसमें आपका GDP हो गया, उसके साथ साथ पॉवर्टी के जो लेवल्स हो गए उनको भी उनके बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में भी पता चलता है। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना सर्वे के, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं, जिसको लेके गवर्नमेंट क्या करती है, फर्दर इकोनॉमी की प्लानिंग करती है, पॉलिसीज बनाती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के द्वारा। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात की थी, तो इनकी बात भी करें तो इनको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। ठीक है, और लार्ज स्केल सैंपल सर्वेस अलग अलग फील्ड्स में ये ऑल इंडिया बेसिस पे 1950 से करते आ रहे हैं। प्राइमरीली जो भी डेटा आपका कलेक्ट किया जाता है ये नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वेस के द्वारा किया जाता है, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा ये सब आपकी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। फिर हम बात करेंगे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS की। तो BEPS क्या है? BEPS का मतलब है एक ऐसी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज जो कि मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के द्वारा यूज की जाती है। ठीक है, इनके द्वारा यूज की जाती है ताकि कुछ हमारे गैप्स जो हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारे मिस मैचेस जनरेट हो जाते हैं पॉलिसीज वगैरह में या टैक्स रूल्स के अंदर, जो गैप्स या मिस मैचेस हैं उनका फायदा उठाना ताकि टैक्स पे ना किया जा सके, है ना। ये किया जाता है, आर्टिफिशियली शिफ्ट किया जाता है आपका प्रॉफिट टू लो और नो टैक्स लोकेशन। ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जाता है जहां पर कम से कम टैक्स दिया जाए, या फिर नो टैक्स लोकेशन पर शिफ्ट किया जाता है जहां पर किसी तरह की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही हो। तो वहां पे टैक्सेस को क्या किया जाता है, इवेड किया जाता है डिडक्टिबल पेमेंट्स जैसे कि इंटरेस्ट और रॉयल्टीज का यूज करने के बाद। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो रहती है ना, ये लोग कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे रिलाई ज्यादा करती है। इसका मतलब ये होता है कि BEPS से डिस्प्रोपोर्शनली वो देखा जाए तो ज्यादा सफर करती हैं। BEPS की जो प्रैक्टिसेस है उससे कंट्रीज को 100 से लेके 240 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जो है वो एनुअली यानी कि पर ईयर खोना पड़ता है, जो कि ग्लोबल CIT के रेवेन्यू को देखें तो 4 से लेके 10% आ जाता है। फिर हम बात करेंगे कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSCS की, सॉरी CSCS, हाँ CSCS ही हो गए। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है। CSC स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है भाई आपका SPV, ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इनका आ जाता है। क्या भाई बेसिकली क्या किया गया है इसमें ये बोला गया है कि 10,000 जो आपकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी कि FPOs हैं, उनको CSCs में कन्वर्ट किया जाएगा। अब FPO क्या रहता है? FPO आपका एक ऐसा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रहता है, लीगल एंटिटी होती है जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मेंबर्स क्या रहते हैं, यहाँ पर आपके जो मेंबर्स रहते हैं वो फार्मर्स ही रहते हैं, ये हमारे होते हैं FPOs। CST की बात करें तो CST सिटीजन्स को एक्सेस देती है गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज का, है ना, फिजिकल सर्विस डिलीवरी, ICT इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाती है। इसके साथ साथ इनिशियली अगर देखा जाए तो ये नेशनल गवर्नेंस प्लान का पार्ट था। अब इसके बाद में हमारा CSC 2.0 भी आ चुका है, वो डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट है। प्रेजेंटली हमारे देश में 5.43 लाख फंक्शनल कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। नोडल मिनिस्ट्री इनकी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि METI। फिर बात करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन की, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI,
इन्होंने एडवाइजरी जारी की है अनऑथराइज यूज जो लिक्विड नाइट्रोजन का किया जा रहा है हमारे फूड में, फूड सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट, रेस्टोरेंट्स और दुकानों के द्वारा। लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें तो ये होती है कलरलेस, कलरलेस के साथ साथ ये ऑर्डरलेस भी होती है, कोई स्मेल भी नहीं आती है। और यहाँ पर लिक्विड को बहुत लो टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, ठीक है। इसका जो फंक्शनल यूज होता है वो एक फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे होता है, ठीक है। प्रोपेलेंट के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है और उसके साथ साथ पैकेजिंग गैस या फोमिंग एजेंट के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 के हिसाब से नाइट्रोजन एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एडिटिव के अंडर में आ जाता है। यानी कि इसको डेयरी बेस्ड जो आपके आइटम्स हैं, आइसक्रीम्स हो गए, डेजर्ट हो गए, उनको नॉर्मली आप GMP के लेवल्स पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट फ्रीजिंग और कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसको कंज्यूम किया जाता है तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक फ्रॉस्ट बाइट है। अभी नोएडा में शायद पिछले साल क्या हुआ था कि कुछ लोगों को ड्राई आइस या फिर ऐसा कुछ जो है वो डेजर्ट के साथ सर्व कर दिया था, तो उनकी टंग्स वगैरह जो है फ्रॉस्ट बाइट टाइप का हो गया था, ठीक है, बर्न्स हो गए थे, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, अफेक्शिएशन हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज हो जाता है, ये सब हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे व्हाइट फॉस्फोरस की। तो भाई इजराइल को एक्यूज किया जा रहा है कि ये लोग जो है व्हाइट फॉस्फोरस को इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइट फॉस्फोरस के जो मिनिशंस हैं इनको सदर्न लेबनान में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा एक्यूज किया जा रहा है। अब व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि फॉस्फेट कंटेनिंग रॉक्स से पाया जाता है, ऐसी रॉक्स जिनके अंदर फॉस्फेट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि करता क्या है कि ये आपका एयर में जाके रिएक्ट करता है, फिर ये एयर में जाके जलता भी है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होता है वहां पर, और ये तब तक आपका इस तरह का एक्शन लेता है जब तक इससे ऑक्सीजन की सप्लाई ना रोक दी जाए। इसके यूजेस मिलिट्री में किए जाते हैं, एम्यूनिशंस में किए जाते हैं, इस तरह का स्मोक जनरेट करने के लिए, ताकि ट्रूप के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको छुपाया जा सके, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने से तो बचाया जा सके। इंडस्ट्रियल यानी कि फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसकी यूज किया जाता है, फूड एडिटिव्स के तौर पे, क्लीनिंग कंपाउंड्स के तौर पे। इसको एक केमिकल वेपन के क्या बोलते हैं अंडर में कैटेगराइज नहीं किया गया है, अंडर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। फिर आगे बात करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा AH5N2 की। तो फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन एवियन इन्फ्लुएंजा का जो है वायरस का, वो आपका मेहियो में मिला है। यानी कि डिपेंड करता है ओरिजिनल होस्ट पे। इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, लाइक एवियन अगर वर्ड्स वगैरह है, ठीक है, स्वाइन अगर पिग्स वगैरह हैं, और बाकी टाइप के अदर एनिमल इन्फ्लुएंजा। डिपेंड करेगा कि भाई इस वायरस को होस्ट किसने किया, किसके अंदर सबसे पहले गया है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो है इसको बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो प्राइमरली बर्ड्स को अफेक्ट करता है। इस वायरस के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं जो इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस को भी। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेसेस आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि H5N1, ठीक है। बहुत सारे नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल एक्स और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसेस वगैरह, ये सब जनरेट हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हीट डोम की, जो कि ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। तो बहुत सारी सिटीज हैं जो कि यूएसए की अलग अलग सिटीज हैं। यानी कि भाई यहाँ के जो सदर्न स्टेट्स हैं और यहाँ के जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत सीवियर हीट वेव्स को फेस कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि एक वेदर फिनोमेना जिसे हीट डोम कहा जा रहा है वो जनरेट हो गया। अब हीट डोम क्या होता है? तो भाई ये एक ऐसा वेदर फिनोमेना होता है जहाँ पर हाई प्रेशर वाला एक जो उठा हुआ इलाका रहता है, ये जो हाई प्रेशर वाला उठा हुआ इलाका रहता है, ये क्या कर जाता है, एटमोस्फेयर में आपका अटक गया है, एटमोस्फेयर की लेयर्स में ये दब गया है। अब इसमें क्या होता है कि भाई नीचे देखो, जमीन से जो लगने वाली हमारी हवा है, जब हमारी लैंड गर्म होता है, जब लैंड हमारा हीट कर रहा है, तो उस टाइम के जस्ट उसके ऊपर की ये जो एयर की लेयर्स होती है ना, ये भी बहुत तेजी से हीट करती है कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। तो जो हॉट एयर है वो आपकी गर्म हो चुकी है, लेकिन वो ऊपर क्या कर पा रही है, ऊपर की तरफ या फैल तो जा रही है, एक्सपेंड तो कर रही है, गर्म हवा आपकी एक्सपेंड करेगी, हीट की वजह से एयर एक्सपेंड तो करेगी, लेकिन वो ट्रैप हो गई है, वो और ऊपर जा नहीं पा रही, ठीक है, वो जा नहीं पा रही है।
तो जितना वो ऊपर जब मूव करने की कोशिश करता है उतना ही दूसरी एयर इसको क्या करती है, नीचे की तरफ धक्का दे देती है। इसकी वजह से पूरा एक हीट डोम टाइप का जनरेट हो जाता है। आप सबको पता है विंड्स का मूवमेंट हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर तक होता है, लेकिन डोम क्या कर रहा है, डोम इनको एटमॉस्फेयर में जाने से रोक रहा है ना, इनको एटमॉस्फेयर में जाने से रोक रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, गर्मी बहुत हो जाती है और हवा ना के बराबर चलती है। फिर हम राणा पुंजा की बात करेंगे, तो राणा पुंजा भी इनको कहा जाता है, जो कि एक ट्राइबल लीडर थे। ट्राइबल लीडर थे, ट्राइबल नहीं थे, ये मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों में है। इन्होंने भील ट्राइब को लीड किया था, लेकिन ये एक्चुअली में सोलंकी राजपूत जो थे उनको बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ महाराणा प्रताप के कंटेम्प्रेरी थे, जो 60th सेंचुरी के मेवाड़ के रूलर थे। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर लीड किया, मुगल एडवांसेस को हल्दी घाटी के बैटल में रुका। हल्दी घाटी की लड़ाई में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो 1576 में हुई थी। ठीक है, और उसके साथ साथ महाराणा प्रताप ने इनको राणा का टाइटल भी दिया। फिर बात करेंगे IUCN चीफ अर्ज कंट्रीज टू स्ट्राइव फॉर हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी। तो वर्ल्ड ओशंस डे, आपका जो वर्ल्ड ओशंस डे है, ये मनाया जाता है 8 जून को। इस दौरान जो डायरेक्टर जनरल वही आ जाते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, उसके जो भाई डायरेक्टर जनरल आ जाते हैं, उन्होंने कंट्री से कहा है कि भाई आपको एक फुली फंक्शनल हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी जो है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। वर्ल्ड ओशन डे 2024 का थीम क्या थी? इट वाज कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट। अब हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी के बारे में वैसे तो हम ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आ जाता है एक एग्रीमेंट जिसको अनक्लॉज के अंडर में रखा गया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, BBNJ। किसी भी नेशन की कोस्ट लाइन के बियॉन्ड वाले जो इलाके हैं उनके लिए ये जो आपके अनक्लोज की ट्रीटीज वगैरह हैं इनको रखा जा, ठीक है। फॉर्मली इसको इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मेरीन BBNJ ने 2023 में अडॉप्ट किया था, और ये अब इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा जब इसको तकरीबन 60 कंट्रीज रेटिफाइड कर देती है, साइन कर देती हैं। अभी तक सिर्फ 7 कंट्रीज ने रेटिफिकेशन दिया है, इंडिया ने ना तो साइन किया है ना ही रेटिफिकेशन। अब हाई सीज क्या होते हैं? हाई सीज का मतलब वो एरिया जहां पर इंटरनेशनल लॉ आपके ओशन के लगाए जाते हैं, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में नहीं आते, कंट्री के टेरिटोरियल सी में या इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ अ कंट्री में शामिल नहीं होते हैं, या फिर किसी भी देश के जो आइलैंड ग्रुप होते हैं जिनको आर्कीपेलाजिक वाटर्स कहा जाता है, वहां भी ये इसके अंडर में नहीं आ, ठीक है। हाई सीज और उससे जुड़े हुए एसोसिएटेड रिसोर्सेज डायरेक्टली किसी भी कंट्री के द्वारा रेगुलेट या ओन नहीं किए जाते। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो RTI एक्ट के अंडर में नहीं आती है, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनको तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1983 के अंडर में रजिस्टर किया गया है, वो पब्लिक अथॉरिटीज की कैटेगरी में नहीं आती। पहली बात तो ये है, ठीक है, ये पब्लिक अथॉरिटीज की कैटेगरी में नहीं आती है अंडर द RTI एक्ट। RTI एक्ट 2005 की बात करते हैं, तो ये सिटीजन्स को कुछ पावर देता है। ये सिटीजन्स को पावर देता है कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक अथॉरिटीज के अंडर में आती है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जाना है। अब ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, ये RTI हमारा राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के अंडर में ही आ जाता है, उसके अंडर में ही इम्प्लिसिट है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 19 को फॉलो करता है। ऐसा भाई आपका स्टेट ऑफ UP वर्सेस राज नारायण का जो केस था 1975 का, इसमें कोर्ट ने कहा इस एक्ट की की प्रोविजंस की बात करें तो इसमें टाइम लिमिट शामिल रहती है कि भाई कितनी टाइम लिमिट में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। क्यों मोटो भी भाई आपका शामिल रहता है इसमें, ठीक है, कि सर्टेन कैटेगरी की इंफॉर्मेशन को सरकार को खुद ही अवेलेबल कराना चाहिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए, सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस को बनाया जाना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी पब्लिक अथॉरिटीज इसके अंडर में आ जाती हैं? तो कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी है इसमें हमारी गवर्नमेंट की बॉडीज आ जाती हैं, स्टेट कंट्रोल एंटिटीज आ जाती हैं, NGOs आ जाते हैं जिनको फाइनेंस किया जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल
या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में आता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लार्ज एक्शन मॉडल्स LAMs की। तो एंटरप्राइजेस ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, LAMs को अपना रहे हैं ताकि अपने लेबर कॉस्ट को ये लोग कट डाउन कर सके, कम कर सके। LAMs क्या होते हैं, ये एक AI मॉडल रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल रहता है, जो क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स टास्क को समझ सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ह्यूमन इंटेंशंस को क्या करता है, ये एक्शंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो LLMs क्या करते हैं, आपका क्या बोलते हैं, जो चैट जीपीटी जैसा टेक्स्ट रहता है ना, उससे थोड़ा सा और बियॉन्ड जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ, और एक दूसरी एज को टच करते हैं। LLMs की वर्किंग की तरफ देखें तो इनके कोर में क्या होता है, LLM एक हियरार्चिकल जो अप्रोच होती है एक्शन रिप्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं। यानी कि ये लोग कॉम्प्लेक्स एक्शंस को तोड़ देते हैं स्मॉलर सब सेक्शंस में। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ये डिवीजन ऑफ लेबर्स को फॉलो करते हैं एफिशिएंट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए। इनका काम क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन ऑटोमेशन करना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करना, पर्सनलाइज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन वगैरह वगैरह करना इनका काम है। फिर हम बात करेंगे सुभानश्री रिवर की। तो एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव फिशरीज मैनेजमेंट प्लान एट सुभानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट SLHEP। SLHEP जो है ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रेविटी डैम है जो कि बनाया जा रहा है सुभानश्री रिवर पे, है ना। ग्रेविटी डैम क्या होता है, ये एक कंक्रीट का या फिर मैसनरी जो डैम रहता है, इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ये किसी भी प्रकार की ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग को रोक सके जो इसके खुद के वेट की वजह से हो सकती है। अब सुभानश्री की बात करें तो इसको गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सुभानश्री आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से, सॉरी, सुभानश्री आपकी जो है ये स्टार्ट होती है तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में आपका कांगिंग नाम का जो ग्लेशियर है वहां से, इसको ट्रांस हिमालयन रिवर कहा जाता है। इंडिया में ये एंटर करती है यहाँ अरुणाचल प्रदेश पे, और इसकी राइट बैंक ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्रा की। ये राइट साइड से ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है इन द प्लेन्स ऑफ असम। इसकी मेजर जो ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं उनमें आ जाती है लारो, निये, युमे, उसके साथ साथ सारी और कमला। फिर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी कि FRT। तो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि FAT, FRT कह लीजिए, FAT कह लीजिए। तो ये जो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जो DLCs आपके हैं 2022-2023 के लिए इश्यू किए गए हैं बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के द्वारा, उससे लाइफ जो पेंशनर्स है जिनको पेंशन मिलती है लाइफ टाइम के लिए, उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई है। ठीक है, FAT जो है हमारा ये FRT के ऊपर बेस्ड है। FRT क्या है, फेस रिकॉग्निशन एक बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के तौर पे आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का मीजर है, बाकी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के जो भाई आपके मीजर्स आ जाते हैं उसमें वॉइस रिकॉग्निशन भी आ जाता है, इसमें हमारा जो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन है ये भी आ जाता है, आई का जो रेटिना स्कैन है यानी कि आइरिस रिकॉग्निशन है वो भी आ जाता है। ये ह्यूमन फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है इमेजेस के द्वारा, वीडियोस के द्वारा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे फेसेस आए होंगे उसमें से जिसको रिकॉग्नाइज करना होगा उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इमेज इंडेक्सिंग, वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम या पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर हम बात करेंगे स्टिकी इन्फ्लेशन। क्या है स्टिकी इन्फ्लेशन? RBI ने रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में ये डिसाइड किया है कि वो रेपो रेट को रिटेन करके रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसको घटाएंगे नहीं फॉर द 8th टाइम इन अ रो, स्टिकी इन्फ्लेशन की वजह से। स्टिकी इन्फ्लेशन क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर प्राइजेस क्या कर रही हैं, यहाँ पर प्राइजेस एडजस्ट नहीं कर रही हैं बहुत तेजी से। ठीक है, जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ में प्राइजेस क्विकली एडजस्ट नहीं कर रही हैं, जो भी आपके सप्लाई एंड डिमांड के चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से आपका एक परसिस्टेंट यानी कि लगातार इन्फ्लेशन की सिचुएशन। ठीक है, होता है जो हमारी तनख्वाहें हैं, राइजिंग वेजेस हैं, जो आपकी वेजेस बढ़ रही है तो भाई उसकी वजह से आपका प्राइसेस भी बढ़ रही है। वेज स्पाइरल जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों का एक्सप्लेन किया था,
तो राइजिंग वेजेस और प्राइसेस जो कंज्यूमर गुड्स की बढ़ रही हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की जो बढ़ने में देखी जा रही हैं, ये टिपिकली मेन फैक्टर्स होते हैं इसकी इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए। इससे मॉनेटरी अथॉरिटीज जो रहती हैं, इनको मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़ता है और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ता है ताकि मार्केट में पैसे की कमी आए। फिर हम बात करेंगे नदर्न लिमिट ऑफ मॉनसून। तो लेटेस्ट एडवांसमेंट के हिसाब से जो नदर्न लिमिट है मॉनसून की, वो सेवरल रीजन्स को पास कर चुकी है इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड एसेट्रा एसेट्रा। NLM है क्या? साउथ वेस्ट मॉनसून नॉर्मली क्या करता है, केरल में आपका 1 जून के आसपास आ जाता है और फिर ये नॉर्थ की तरफ मूव करता है और तकरीबन 15 जुलाई के आसपास पूरी कंट्री को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो ये नदर्न मोस्ट लिमिट होती है मॉनसून की, जो किसी स्पेसिफिक डेट को आपकी हमारी कंट्री में आ चुकी होती है। फिर बात करेंगे पनामा, जिसकी कैपिटल सिटी है पनामा सिटी। पनामा आपका पहला नेशन बना है जिसने आइलैंड कम्युनिटी को गार्दी सबडव, ठीक है, आइलैंड से हटा लिया है। किस वजह से हटा लिया है? क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से। इसका लोकेशन नॉर्मली आपका सेंट्रल अमेरिका में माना जाता है, जो कि पनामा के एस्थमस पर सिचुएटेड है। एस्थमस तो आपको पता है भाई, एक बड़ी बॉडी ये है, दूसरी बड़ी बॉडी ये है, इनके बीच में ये छोटी सी लैंड स्ट्रिप होती है, इसको एस्थमस कहा जाता है। ये एक छोटा सा नैरो ब्रिज है ना, जो कि नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है। टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात करें तो इसके वेस्ट में कोस्टा रिका आ जाता है, ठीक है, और कोलंबिया आ जाता है इसके ईस्ट में। मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में है कैरेबियन सी, साउथ में आ जाता है पैसिफिक ओशन। मेजर रिवर्स आ जाती है रियो चाग्रेस और रियो चेपो एसेट्रा। और माउंटेन रेंजेस की बात करें तो आ जाता है कॉर्डिलेरा सेंट्रल आ जाता है, जो सेंट्रल माउंटेन रेंज कहा जाता है। हाईएस्ट पीक आ जाती है वारू वॉल्केनो। अब उसके बाद इसरो ने सन की इमेजेस को रिलीज किया है, जो कि आदित्य L1 के पेलोड्स ने कैप्चर की है। ये इमेजेस आपके रिमोट सेंसिंग पेलोड्स जो रहते हैं उनके द्वारा कैप्चर की गई हैं, ठीक है, यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT के द्वारा एंड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC के द्वारा, जो कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के ऑन बोर्ड है। ये इमेजेस सोलर फ्लेयर्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देंगी, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सन स्पॉट्स के बारे में, इसके साथ साथ स्पेस वेदर के बारे में प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेंगी। सोलर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, यूवी रेडिएशन वगैरह कितने एरिया में फैली हुई है, इन सब के बारे में एक आइडिया देंगी। अब SUIT और BLC की बात करें तो SUIT जो हमारा है, इसका काम है सोलर फोटोस्फेयर को देखना, वहां को उसकी इमेजिंग करना, फोटोस्फेयर के साथ साथ जो हमारा क्रोमोस्फेयर आ रहा है उसको भी देखना, ठीक है, कौन से एरिया में, जो हमारा यूवी वाला एरिया आ जाता है, नियर अल्ट्रावायलेट वाला एरिया आ जाता है, और सोलर इरेडियंस को, वेरिएशंस को नियर यूवी वाले रीजन में मेजर करना। VLC का काम है कि भाई कोरोना जो है उसको स्टडी करना, और CMEs कोरोनल मास इजेक्शन जो रहते हैं उनको स्टडी करना। आदित्य L1 के बारे में आपको पता ही है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया का पहला स्पेस मिशन है जो सन को हेलो ऑर्बिट से क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ये हेलो ऑर्बिट आपका आ जाता है यहाँ L1 पॉइंट के पास में आ जाता है, ठीक है। L1 पॉइंट यानी कि इसको हम कहते हैं लैग्रैंज पॉइंट, जो कि सन और अर्थ सिस्टम का एक पॉइंट है, सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, जो कि आपका अर्थ से कितना दूर है, ये अर्थ से है 1.5 मिलियन। यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो आपका CAPS AC 2024 में आया था, वो सेम आया था भाई कि भाई L1 या ऐसे कोई पॉइंट दे रखा था और आपसे पूछा गया था कि L1 पॉइंट से सन की दूरी कितनी है, ठीक है, L1 पॉइंट से अर्थ से सन और सन से वापस, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसका डायरेक्ट आंसर यही था कि भाई इतना आ जाता, 1.5 मिलियन के आसपास आ जाता। तो ये क्वेश्चन आया था आपका। 1.5 किलोमीटर L1 पॉइंट जो है ये भाई हमारा सूरज से दूर है, ठीक है। इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। 7 पेलोड जो थे वो भी आपके साथ में इस पे डाले गए। अब अगर हम L1 पॉइंट की बात करते हैं तो लैग्रैंज पॉइंट में होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल 2 लार्ज मासेस का, जैसे कि भाई यहाँ पर हमारा सन आ गया और ये दूसरा जो लार्ज मास है हमारा ये अर्थ आ गई, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है 2 लार्ज मासेस का, लाइक सन और अर्थ जो है,
ये प्रिसाइजली उनकी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ जाता है, जो कि जरूरी होता है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को उनके साथ मूव कराने के लिए, है ना। तो L1 ये जो रहता है, इनके पास ये एडवांटेज रहता है कि कंटिन्यूसली सन को व्यू कर सकते हैं किसी प्रकार के, ये मतलब एक ऐसा पॉइंट है यहाँ से आप लगातार सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना किसी एक्लिप्सिस या ऑक्यूल्टेशन की हिंड्रेंस के बिना। तो 5 लैग्रेंज पॉइंट्स आ जाते हैं, इसमें से 3 हमारे अनस्टेबल हैं, जैसे कि L1 हो गया, L1 के साथ साथ भाई हमारा L2 हो गया, और L2 के साथ साथ हमारा L3 हो गया। ये 2 लार्ज मोलस्किस को कनेक्ट करने वाली लाइन में आ जाते हैं, यानी कि सन और अर्थ को कनेक्ट करने वाली लाइन में आ जाते हैं, और जो आपके स्टेबल वाले हैं ये L4 और L5 माने जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है वो सिंपली यहाँ पे भी पूछा गया था, क्या बोलते हैं इसको, CTS में, अभी CTS में रिसेंटली ही CTS 2 2024 में पूछा गया था। उसमें सिंपल से ये पूछा गया था कि सन और ये जो अर्थ है हमारी और L4 या L5 इनके किसी पॉइंट का नाम बोला गया था, और बोला गया था कि इनके बीच में कौन सा एंगल बनता है। तो कोई अंधा भी देख के बता देगा कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो यहाँ से देखने को बनता है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं। कल को आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि L3 और L1 के बीच में किस तरह का एंगल बनता है, L2 के बीच में कौन सा एंगल बनता है, या फिर कौन से प्लेन ऑफ एक्सिस पे लाई करते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्ली इस डायग्राम को ऑब्जर्व किया होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम तरीके से दे सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हाईली कुछ मतलब बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, अब गवर्नमेंट क्या करे, असिस्टेंस दे रही है 3 करोड़ नए रूरल और अर्बन हाउसेस को बनाने के लिए अंडर द PMA स्कीम के अंडर। 3 करोड़ हाउस में से 2 करोड़ भाई जो आपके घर है ये PMAY रूरल के अंडर में बनाई जाएगी, ठीक है, और 1 करोड़ जो है वो आपकी अर्बन के अंडर में बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो 2 करोड़ आपके PMAY रूरल हाउसेज हैं, इनमें आपके तकरीबन 2.95 करोड़ घर हाउसेज आ जाते हैं। हाउसेज जो है वो सैंक्शन किए गए हैं PMAY रूरल इन 2016 में। इसका पर्पस ये है कि हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है आपकी, वो जो एलिजिबल फैमिलीज बढ़ती जा रही है उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, उनको ज्यादा से ज्यादा हाउसेस की जो संख्या है उनके लिए बढ़ा देना, ठीक है। अब पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY, ये नोडल मिनिस्ट्री इसको 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। रूरल को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2016 में। अर्बन वाली सेंट्रली और सेंटर सेक्टर स्कीम है, और ये टोटली आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। बेनिफिशरीज भाई यहाँ पर हमारे आ जाते हैं, ये बेनिफिशरीज आप देख लेना, और करंट स्टेटस जो है वो भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते। फिर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बर्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट रिलीज। तो इसको प्रिपेयर किया है, रिलीज किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, FAO के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। इस रिपोर्ट का स्पेशल फोकस है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन के ऊपर, ठीक है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें तो वर्ल्ड फिशरीज और एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो 2022 में 223.2 मिलियन टन के हाई पर पहुंच चुका है, ठीक है। 8% जो टोटल प्रोडक्शन है उसके साथ साथ इंडिया की रैंक आ जाती है सेकंड इन एक्वेटिक एनिमल्स प्रोडक्शन। पहली बार एक्वाकल्चर जो है उसने कैप्चर फिशरीज को सरपास किया है एज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वाकल्चर में क्या किया जाता है, इनको पाला जाता है, ठीक है, और फिशरीज में तो उनको कैप्चर किया जाता है। तो 1.9 मिलियन टन के साथ इंडिया आपका इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर आए। फिर बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग डेटा इकोसिस्टम इन इंडियन स्कूल रिपोर्ट रिलीज, ठीक है। इसको रिलीज किया गया है आपटी इंस्टीट्यूट के द्वारा, और मोजिला फाउंडेशन के साथ में फंडिंग जो है वो इनको मिली है USAID के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। स्कूल एजुकेशन डेटा में इनरोलमेंट जो रेट्स हैं इनको देखा जा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट टीचर रेशियोज को देखा जा रहा है, अटेंडेंस देखी जा रही है, असेसमेंट के रिजल्ट्स वगैरह को देखा जा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान की। तो प्राइम मिनिस्टर ने 17 जो इंस्टॉलमेंट है PM किसान निधि स्कीम की लॉन्च रिलीज की है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि भाई PM किसान के बारे में हमें फिर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। कोई भी ऐसी योजना स्कीम वगैरह जब आपकी करंट अफेयर्स में आती है तो एक बार उसके बैकग्राउंड में जाके उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ये जो PM किसान है इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो दैट इज
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर। ठीक है, किस तरह की स्कीम है ये? तो भाई प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है तो मतलब सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसका एम है कि लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को फाइनेंशियल नीड्स उनकी पूरी करना, सप्लीमेंट करना, ठीक है, ताकि वो अलग तरह के इनपुट्स और डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है, प्लस जो भी एलिजिबल फार्मर फैमिलीज रहेंगी लैंड होल्डिंग वाली, इसमें हस्बैंड वाइफ मैरिज चिल्ड्रन ये सब शामिल रहती है, इनको इनकम सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, बेनिफिशरीज में सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स आ जाते हैं, कुछ सर्टेन एक्सक्लूजन डाले जाते हैं। 6,000 रुपए एनुअली के पर ईयर, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो 2,000 रुपए की रहती है उनको हर 4 महीने में दिया जाता है। हायर इकोनॉमिक स्टेटस के जो बंदे हैं वो बेनिफिशरीज को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। फिर हम बात करेंगे वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, VCI। तो आपके जो भी लोग VCI के इस टर्म में सर्व करेंगे, जिनको इलेक्ट किया गया, उनके नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हर 3 साल में क्या होता है। हर 3 साल में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग क्या करता है, इलेक्शंस कंडक्ट करता है VCI के 11 मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं आपके, वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। VCI की बात करें तो इनको दिया गया है स्टेटूटरी स्टेटस। ठीक है, ये जो बॉडी है आपकी इंडियन वेटरिनरी काउंसिल एक्ट 1984 के अंडर में स्टैब्लिश की गई है। 100% ग्रांट्स इन एड जो है इनको दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, ताकि अपने ऑफिस एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है ताकि वेटरिनरी प्रैक्टिसेस वगैरह से रिलेटेड रेगुलेशंस की वो प्रोविजंस बना सके, उनके प्रिपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इन सब चीजों के लिए। कोल्ड लावा की बात करेंगे तो रिसेंटली क्या हुआ कि कोल्ड लावा जो है वो आपका निकला है माउंट कैन लोअन के आसपास से। ठीक है, ये जगह कहाँ पर लाई करती है? ये जगह लाई करती है फिलीपींस में। तो भाई कोल्ड लावा को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड लावा को लहर भी कहा जाता है, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। यानी कि ये डेंस मिक्सचर होता है वॉल्केनिक मटेरियल का। इसमें आपका वॉल्केनिक का जितना मटेरियल रहता है वो रहता है, जो इधर उधर का डेब्रिस रहता है वो रहता है, वाटर भी इसमें शामिल रहता है, और एक फास्ट मूविंग लैंडस्लाइड की तरह बिहेव करता है। ये तब आता है जब पानी क्या करता है, आपका वॉल्केनिक ऐश और डेब्रिस के साथ में इंटरेक्ट करता है किसी वॉल्केनो के स्लोप्स पे, है ना। वॉल्केनो के भाई स्लोप्स पे जब ऐसा इंटरेक्शन होता है तब जाके ये फिनोमेना अगर होता है। ठीक है, अंदर अंदर तो ये भाई ये गर्म रहता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो वॉल्केनिक मटेरियल के साथ हो रहे होते हैं, लेकिन सरफेस पे ये आपका कंपैरेटिवली कूलर रहता है। इसके द्वारा क्या होता है कि भाई इसके द्वारा बहुत तेजी से जब ये आता है ना, तो इसके एब्रेसिव नेचर की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है बिल्डिंग्स को, रोड्स को और ह्यूमन लाइफ वगैरह। फिर हम बात करेंगे जाइलेटॉल की। तो रिसेंटली कुछ स्टडीज हुई है, उसे पता चला है कि जाइलेटॉल, जिसको आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, इसको जनरली कई सारे लोग जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज करते हैं चाय पानी वगैरह में। ठीक है, इससे काफी सारे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। स्टडी के हिसाब से इससे कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स जो है, जो आपके हार्ट अटैक्स जो है, हार्ट अटैक्स के साथ साथ स्ट्रोक्स वगैरह हैं, ये इसके अत्यधिक सेवन की वजह से हो सकते हैं। ज़ाइलेटॉल क्या होता है? ये एक शुगर एल्कोहल होती है, बाय प्रोडक्ट होता है उसका। ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज किया जाता है। शुगर एल्कोहल जो रहते हैं, इनके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स और एल्कोहल मॉलिक्यूल्स दोनों पाए जाते हैं। ये शुगर फ्री च्युइंग गम्स, डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स और ओरल केयर प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। इसको नेचुरली भी बनाया जा सकता है और इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, यानी कि ये जनरली डिराइव किया जाता है प्लांट मटेरियल्स। फिर हम बात करेंगे GAAR यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल की। तो तेलंगाना हाई कोर्ट जो है, उन्होंने GAAR के फेवर में फैसला दिया है। एक टैक्स पेयर के अगेंस्ट में केस चल रहा था और उन्होंने बोला था कि जो हमारे कलरेबल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शंस विदाउट कमर्शियल सब्सटेंसेस जिनको कहा जाता है, वो टैक्स प्लानिंग का पार्ट नहीं हो सकते। अब GAAR की बात करें तो ये टैक्स अथॉरिटीज को एम्पावर करती है कि भाई किसी तरह के जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को ये लोग डिनाई कर सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस या अरेंजमेंट्स आपके किए गए हैं जिनका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है और जिनको सिर्फ इस पर्पस के लिए किया गया था कि भाई इनसे टैक्स को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से ये इफेक्ट में आया था।
फिर हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी की 1897 टू 1927 इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई। इनका जन्म जो है वो शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो अभी यूपी की है वहां पर हुआ, लेकिन इनकी फैमिली जो है वो बिलोंग करती थी अंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, जो कि मेरे गांव के पास ही पड़ता है। इनके फोर फादर्स जो हैं मतलब वो भी इंक्लूडेड तोमर ही हुआ करते थे, जो कि मेरा सरनेम भी है। बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए अपने नाम के आगे बिस्मिल जो है वो जोड़ लिया। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले यंग एज में ही आर्य समाज की जो यूथ एसोसिएशन है वो ज्वाइन कर ली, ठीक है। और उसके बाद में स्वामी दयानंद की जो टीचिंग्स उनको फैलाने लगे। मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस जिसको कहा जाता है, जो कि 1918 का है, इसमें पुलिस ने बिस्मिल जी को पकड़ा था। वो कुछ प्रतिबंधित किताबें जो है वो यूथ में बेच रहे थे। उन्होंने एक पैम्पलेट भी पब्लिश किया था देशवासियों के नाम, और इसको मैनपुरी की प्रतिज्ञा नाम की पोएम के साथ में पब्लिश भी मतलब कि काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, बिस्मिल और अशफाकुल्लाह और चटर्जी जो थे, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था उसके पीछे मास्टरमाइंड राम प्रसाद बिस्मिल जी ही थे। आगे बात करेंगे 250,000 डेमोक्रेसीज और रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया वर्किंग पेपर। तो पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर जो है इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, ठीक है। उन्होंने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके बाद उसके रूल को एनालाइज किया है कि भाई इंडिया की डेमोक्रेटिक ट्रैजेक्टरी किस तरफ जा रही है, ग्रोथ किस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये भाई हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का रहा है, इसने सर्टेन बेसिक और एसेंशियल फीचर्स हमें दिए हैं। किसके? वो दिए हैं पंचायती राज सिस्टम के, है ना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आप इनको कह लीजिए, ताकि एक तरह का पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। फाइंडिंग्स क्या है पेपर की? तो भाई इसमें इन्होंने बताया है फंड्स की कमी है। पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंटायरली स्टेट और नेशनल अथॉरिटीज पे डिपेंड करते हैं अपने फंड्स के लिए, ठीक है, उनकी ग्रांट्स के लिए। और फंक्शनरीज जो हैं उनकी भी कमी आ रही है, यानी कि पंचायत सेक्रेटरीज की, पंचायत सचिवों की कमी है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक ग्राम पंचायत पे 0.67 पंचायत सेक्रेटरी आ रही है, और ये नंबर 0.33 हो चुका है यूपी जैसे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स की जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा है। जो नीचे वाली गवर्नमेंट्स हैं इनकी ऑटोनॉमी कम की जा रही है आपके अलग अलग सर्टेन फंक्शंस की वजह से, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रिजर्वेशन भी आ जाता है कि जो वुमेन और कास्ट का रिजर्वेशन होता है उससे हाउस होल्ड्स जो आपके कैंडिडेट्स वगैरह अलग अलग तरह के देते हैं उसके द्वारा भी काफी ज्यादा इफेक्ट्स आ रहे हैं। फिर बात करेंगे रेजिंग एम्बिशन एक्सेलरेटरी एक्शन टूवर्ड्स एनहांस्ड एनडीसीज फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा, ठीक है। इसमें बहुत मेजर गैप्स की बात की गई है जो कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन से जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस का पार्ट आ जाते हैं। एनडीसीज क्या करते हैं? एनडीसीज हर उस एफर्ट की बात करती है जो कि कंट्रीज लेती हैं अपने नेशनल एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। इनको हर 5 साल में अपडेट किया जाता है। 2020 को बेस ईयर लिया गया। अब आगे देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। 2025 को आपका क्या बोलते हैं 2025 को, सॉरी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी इसलिए चूज किया गया है क्योंकि ये आपका 100 ईयर्स का रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। इनिशियल डेवलपमेंट जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का हुआ था उसको तकरीबन 100 साल पूरे होने वाले। क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब रहता है स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। सबसे पहली बात ये हो गई। या भी क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है? क्वांटम मैकेनिक्स आपकी मैटर और एनर्जी जो भी एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल्स पे के लेवल पर पाई जाती है उनके बिहेवियर को एनालाइज करती है, गवर्न करती है। कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट भी आ जाते हैं भाई हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं। ये सब आप जो है PDF से डिटेल में देख लेना, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे।
आगे देखते हैं, सेंटर रिलीज रुपीज 1.39 ट्रिलियन इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन टू स्टेट्स। ये जो क्यूमुलेटिव अमाउंट रही है आपकी, ये जो क्यूमुलेटिव अमाउंट रही है आपकी, इसमें रेगुलर मंथली डेवोल्यूशन भी आ जाते हैं, इसके साथ साथ एडिशनल इंस्टॉलमेंट भी आ जाती है, ताकि डेवलपमेंट बढ़ाया जा सके और कैपिटल स्पेंडिंग भी स्टेट्स में बढ़ाई जा सके। इंटरिम बजट जो 2024-2025 का था, उसमें आपके तकरीबन 12,19,783 करोड़, कितने हो जाते हैं भाई, 12,19,783 करोड़ जो रुपए हैं, वो डेवोल्यूशन के तौर पे, डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के तौर पे स्टेट्स को दिए गए। ठीक है, अब ये डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस टू स्टेट्स रहता है, इसका क्या सिनेरियो रहता है, ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली पूछा गया था। ये जो हमारा आर्टिकल 270 रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि नेट टैक्स का जो प्रोसीड्स हैं, जो भी आपका टैक्स इकट्ठा किया गया, उसके जो प्रोसीड्स हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने इकट्ठे किए हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाता है, पर्सनल इनकम टैक्स आ जाता है, ठीक है, सेंट्रल सीजीएसटी वगैरह आ जाता है, जो आता है, इसको यूनियन और स्टेट्स के बीच में बांटा जाना है। ठीक है, ये जो डिवोल्यूशन है ये आ जाता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से, जिसको आर्टिकल 280 के हिसाब से हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये जो डिविजिबल पूल है, इसके अंदर आपके सेस और सरचार्जेस नहीं आते, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अब डिवोल्यूशन का बेसिस क्या है, तो देखो भाई, पहला तो आ जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। स्टेट्स का जो शेयर रहता है डिविजिबल पूल में से, जो प्रेजेंटली आपका 41% आ जाता है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द 50th फाइनेंस कमीशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब रहता है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट फ्रॉम द शेयर एलोकेटेड टू स्टेट्स बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। ये भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और इसमें अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग तरीके से पैसा जो है वो दिया जा रहा है। और 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। इनकम डिस्टेंस को 45% दिया गया है, ठीक है, एरिया को आपका 15% दिया गया है, पॉपुलेशन जो 2011 के हिसाब से है इसको भी 15%, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस को 12.5% दिया गया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% दिया गया है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स को 2.5% दिए गए हैं। ये हर स्टेट के वेरी करते हैं, उसके हिसाब से ही इनको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किया जाता है। वर्टिकल में सबको तकरीबन एक जैसा मिल जाता है। ठीक है, अब स्टेट्स के ग्रांट्स की बात करें कि भाई स्टेट्स को जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, तो भाई इसमें आपका एक तो आ जाता है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिशिएट ग्रांट। ये आर्टिकल 275 के अंडर में आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आता है। ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से दिया जाता है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स आ जाते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ऐसे जो ग्रांट है ये स्टेट्स को 8 सेक्टर्स के बेसिस पे दिए जाने चाहिए, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह। और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट भी आपको दिए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन ने ये भी बोला था, सोशल नीड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हाई कॉस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म जैसे एरियाज में स्टेट्स को भी स्पेसिफिकली अलग अलग ग्रांट्स दिए जाने चाहिए। फिर हम बात करेंगे कर्नाटक गवर्नमेंट टेम्परेरी बैन ऑन अ फिल्म ट्रिगर्स फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन डिबेट। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने टेम्परेरी बैन लगाया है 2 हफ्ते का एक हिंदी फिल्म की रिलीज पे, ताकि किसी तरह की सांप्रदायिक जो सद्भावना है वो ना बिगड़े, ठीक है, कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि भाई जो समुदाय विशेष है वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और फिर वो आगजनी वगैरह भी कर सकता है। अब फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये वो प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर किसी भी तरह की लगाम नहीं लगाई जानी चाहिए, अनरिस्ट्रेंड रहना चाहिए किसी भी लॉ या कन्वेंशंस के द्वारा, अगर वो अपनी आर्ट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की अगर इंडिया में बात करते हैं, तो भाई एक हमारा केस रहा है रंगराजन वर्सेस पंडित जगजीवन राम केस, 1989 का रहा है। इसमें यह बोला गया कि मूवीज जो है, मूवीज को राइट्स मिले हुए हैं गारंटेड अंडर आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब ये प्रोविजंस जो हमारे फ्रीडम के रहते हैं, ओपिनियन के और एक्सप्रेशंस के, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR के अंडर भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR के अंडर भी आ जाते हैं, जिसका इंडिया एक सिग्नेटरी भी है। अब ये जो फिल्म का स्टैंड रहता है
है ना, ये बाकी के एक्सप्रेशन के फॉर्म से अलग क्यों रहता है? ऐसी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने रंगराजन वर्सेस पंडित जगजीवन राम वाले केस में दी। उन्होंने बोला कि जो कॉम्बिनेशन रहता है एक्ट का और स्पीच का, साइट का, साउंड का, ये जो थिएटर के अंदर जो माहौल बनाया जाता है, सारे डिस्ट्रैक्टिंग आइडियाज हटा दिए जाते हैं, इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है व्यूअर्स के दिमाग पर और ये उनके इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है अगर कोई जानबूझ के देखने जाना चाहता है। इसीलिए बाकी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ में इसको बराबर में नहीं लिखा जा सकता और सेंसरशिप जो आपकी रहती है प्रायर कंस्ट्रेंट्स के साथ की जाती है, इसीलिए ये डिजायरेबल ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा नेसेसरी भी है। फिर हम बात करेंगे नोटिफाइड डिजास्टर्स की। तो हीट वेव की जो भाई आपकी गर्मी काफी ज्यादा हुई थी भाई मई जून के आसपास में, उससे कई सारे डिस्कशंस ओपन हुए और उससे ये भी बात देखी गई कि जो हीट वेव है, हीट वेव को क्या नोटिफाइड डिजास्टर्स के अंडर में रखा जाना चाहिए, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में आता है। नोटिफाइड डिजास्टर्स की बात करते हैं तो डीएम एक्ट 2005 एलोकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की व्यवस्था करता है, जो कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी कि एसडीआरएफ से दिए जाते हैं। इनके अंदर जो भी पैसा रहता है उनको यूटिलाइज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ फॉर द रिस्पांस एंड मैनेजमेंट ऑफ द नोटिफाइड डिजास्टर। तो अभी 12 नोटिफाइड डिजास्टर्स आ जाते हैं, इसमें साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट और कोल्ड वेव आ जाती है। हीट वेव अभी शामिल नहीं है। 2020 में गवर्नमेंट ने कोविड-19 को एक नोटिफाइड डिजास्टर के तौर पे स्पेशल वन टाइम डिस्पेंसर के तौर पे ऐड किया। फिर हम बात करेंगे QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वर्ल्ड एक्रीडेशन डे को सेलिब्रेट कर रहा है। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ताकि एक्रीडेशन की जो वैल्यू होती है उनको प्रमोट किया जा सके। एक्रीडेशन का मतलब होता है जब आप फॉर्मली रिकॉग्निशन देते हैं किसी को, ठीक है, अपने इस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है तो आपको एक हायर बॉडी के द्वारा फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया जाता है कि भाई हाँ आप ये काम बढ़िया कर रहे हैं। तीसरे की बात किया जाए तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया है। इसको एक नेशनल बॉडी के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया था फॉर द एक्रेडिटेशन इन 1996, ठीक है। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे भी सेटअप किया गया था, मॉडल के तौर पे सेटअप किया गया था, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन है उनको नोडल पॉइंट डिजिग्नेट किया गया कि क्वालिटी और QCI से रिलेटेड जो भी हमारे मैटर्स रहते। अब अगर हम जिमैक्स की बात करें तो ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। बायलैटरल जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि योकोसुका जापान में कंडक्ट की गई। ये 8th एडिशन है, 2012 से इसको स्टार्ट किया गया। अब बात करेंगे विद्युत रक्षक की। तो इंडियन आर्मी ने विद्युत रक्षक को लॉन्च किया है। विद्युत रक्षक एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। अपनी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव के हिसाब से इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। विद्युत रक्षक जो है ये एक IoT इनेबल्ड यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन और कंट्रोल सिस्टम है। IoT क्या होता है? ये एक नेटवर्क रहता है इंटर रिलेटेड डिवाइसेस का जो कि कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे IoT डिवाइसेस और क्लाउड सिस्टम के साथ में। इसको आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है और ये सारे के सारे ऑटोनोमस ऑपरेशंस जो मल्टीपल जनरेटर्स के हैं उनको सिंगल सिस्टम से रिमोटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर हम मलावी की बात करेंगे जिसकी कैपिटल है लिलोंगवे। तो मलावी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हो गई। अब ये प्लेन क्रैश कहां पर हुआ है? ये हुआ है चिकान गावा माउंटेन रेंज। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में लाई करती है। इसकी अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो भाई यहाँ पर आ जाती है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है ये इसकी आ जाती है ईस्ट और साउथ की तरफ आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जाम्बिया आ जाती है जो कि इसके वेस्ट में है। तंजानिया इसके नॉर्थ में है। 4 बेसिक रीजन यहाँ पर आ जाते हैं। एक तो भाई ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली आ जाती है जिसको हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, ठीक है, ये आ जाती है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल प्लेट्यूज जो हैं वो भी पाए जाते हैं, प्लस यहाँ पर कुछ हाईलैंड्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ आइसोलेटेड माउंटेन्स है वो भी देखने को मिलेंगे। मेजर लेक्स में आ जाता है लेक
मलावी कंट्री के नाम के ऊपर ही नाम रखा हुआ है, और लेक चिल्वा। मेजर रिवर्स में है रुकरू, डोंगा, और उसके साथ साथ लिलोंगवे, और आ जाती है पुआ। ठीक है। मेजर रेंजेस में आ जाती है मुलांजे, इसके साथ साथ नकोद जवे, माउंट दजोल आ जाती है, माउंट नमसाइल, नमसाइल भी आ जाती है। हाईएस्ट पीक जो है इनकी दैट इज सपित्वा पीक, जो कि माउंट मुलांजे में लाई करता है। फिर बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF रिलीज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। ये जो रिपोर्ट है एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि GGI के ऊपर बेस्ड है, जो एनुअली क्या करता है, बेंचमार्क करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है करंट स्टेट एंड एवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी की, कि भाई जेंडर्स के बीच में कितनी समानताएं हैं। ठीक है। ये 14 इंडिकेटर्स पे बेस्ड रहता है, जिसमें 4 की डायमेंशंस भी आपके डाले गए हैं। की फाइंडिंग्स की बात करते हैं, सबसे पहले ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो 146 कंट्रीज में से आइसलैंड जो है, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन जो है, ये टॉप 5 कंट्रीज आ जाती हैं। वुमेन का जो शेयर है पार्लियामेंट्री पोजीशंस में, वो तकरीबन आपका अनइंटरप्टेड रहा है, 2006 से लगातार वो बढ़ता आ रहा है। करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस की बात करें तो 134 साल लगेंगे फुल पैरिटी में, यानी कि फुल मेल्स के बराबर वुमेन पार्लियामेंटेरियंस को पोजीशंस को एक्वायर करने में। वुमेन तकरीबन 28% जो है वो कवर करती है स्टेम वर्कफोर्स का। ठीक है। और 47.3 जो है वो नॉन स्टेम वाली कैटेगरी में आ जाती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट वगैरह। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं तो इंडिया को रैंक दी गई 129। ठीक है। 127 रैंक हमारी 2023 में थी। 5th आपकी जो है वो साउथ एशिया में आ जाती है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान को हमसे पहले रैंक दी हुई है। ठीक है। मतलब कि थोड़े बहुत डिक्लाइन जो है वो एजुकेशनल अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखे गए हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी जो है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है। वुमेन का जो शेयर है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन एनरोलमेंट में बढ़ा। फिर बात करेंगे वर्ल्ड बैंक रिलीजेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो रिपोर्ट ने ये बोला है कि एक सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है। किसके द्वारा होना चाहिए? बाय इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जिनको EMDEs कहा जाता है, ताकि डेवलपमेंट गोल्स को पूरा किया जा सके। अब इसमें भाई बहुत सारे हाइलाइट्स भी आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट लेवल पे, बेनिफिट्स के लेवल पे। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ एक्विजिशंस, उसमें से आप डिस्पोजल हटा दीजिए, फिक्स एसेट्स का जो स्टेट के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, या फिर पब्लिकली ओन्ड इंडस्ट्रीज या कॉर्पोरेशन, है ना। तो भाई इसके अंदर आ जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। टोटल जो ये आपका रहता है, इसको बोला जाता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर इसकी टोटल बात करें तो इसमें टोटल वैल्यू आपकी जो एक्विजिशंस किए गए हैं उनको ले लिया जाता है, डिस्पोजल्स जो हैं उनको हटा दिया जाता है, फिक्स एसेट्स का, ये सब फिक्स एसेट्स का रहता है। ठीक है। इसके अंदर फिजिकल और टेंजिबल इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बिल्डिंग्स वगैरह पे। लेकिन अगर इन ब्रॉडर सेंस में देखें तो इसमें भाई ह्यूमन रिसोर्सेज को भी इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इनटेंजिबल तो होती है, लेकिन वो भी सरकार का पैसा बढ़ाती है। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंड की। रिसेंटली FIU ने एक्सिस बैंक को फाइन लगाया। ठीक है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कैरी आउट किए गए हैं काउंटर टेररिस्ट कमांडो फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर। ठीक है। FIU IND की बात करें तो इनकी नोडल मिनिस्ट्री आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ओवरसी करते हैं, हेड करते हैं, उनको रिपोर्ट करती है। इसको गवर्नमेंट के द्वारा सन 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जिसको बहुत सारा काम दिए गए हैं। मैंडेट बेसिकली इनको क्या दिया गया है कि सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा उसको रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, इन सब का काम आपका रहेगा। ये नेशनल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेट करती हैं, ग्लोबल एफर्ट्स को परस्यू करती है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को देखा जाता है।
फिर हम बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की। तो नाइट्रस ऑक्साइड के जो एमिशंस है वो 40% बढ़ चुके हैं इन द लास्ट 4 डिकेड्स, और चाइना सबसे नंबर 1 पे आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे इंडिया। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एमिटर्स। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये एक ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल गैस आ जाती है जो कि कंबशन को सपोर्ट करती है और नेचुरली इन्वायरमेंट में आती है, ठीक है। इसकी वजह से यूफोरिया होता है। यूफोरिया यानी कि इसको लाफ्टिंग गैस कहा जाता है, एकदम आनंदमयी फीलिंग आ जाती है। इसको एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है, थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 273 टाइम्स इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग की पोटेंशियल पाई जाती है। और इसके एमिशन सोर्स की बात करें तो ये फर्टिलाइजर से एमिट होता है, व्हीकलर जो गैस एमिशंस होता है वहां से भी ये निकलता है। चलिए अब बात करेंगे सी कुकुम्बर्स की। तो नई रिसर्च के हिसाब से रीपॉपुलेटिंग जो सी कुकुम्बर्स की जा सकती है या की जाएगी, उसके द्वारा कोरल रीफ जो है उनको बचाया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। अब बात सी कुकुम्बर्स की करेंगे तो ये एक एनिमल ग्रुप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम में ही आता है ये, एकिनोडर्म्स कहते हैं, एकिनोडर्माटा कहते हैं, उसको बिलोंग करते हैं। इसके अंदर हमारे जितने भी स्टार फिश हैं और उसके साथ साथ सी अर्किन्स वगैरह ये सब बिलोंग करते हैं। मतलब इनकी जो स्किन होती है ना, ये स्पाइक टाइप के रहते हैं, है ना। इनमें छोटे 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 ऐसे कांटे टाइप के लगे रहते हैं। इनको ट्रॉपिकल सीज का जेनिटर भी कहा जाता है, सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर और उसको कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उसको रिसाइक्लेबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ओशन के एसिडिफिकेशन को भी फर्दर रोकने से हेल्प करते हैं, ठीक है। अलग तरह के सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ये एग्जिबिट करते हैं। इनको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में डाला गया है। इलीगल हार्वेस्टिंग, ट्रेड एंड ट्रैफिकिंग जो है वो इनके लिए थ्रेट्स का काम कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क की, ठीक है। यहाँ पर एडजुटेंट साहब है हमारे। रैपिड अर्बनाइजेशन जो असम में हो रहा है उससे ग्रेटर एडजुटेंट जो स्टॉर्क है उसके सर्वाइवल में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसका जो हैबिटेट है वो ब्रह्मपुत्र वैली का इलाका आ जाता है असम का। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये होते हैं ओमनीवोरस, ठीक है, प्राइमरी स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है, स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो नाम एडजुटेंट है वो आपका इनकी मिलिट्री स्टाइल वॉकिंग की वजह से दिया गया है। मैंने कहा था ना कमांडर साहब हैं, मिलिट्री स्टाइल वॉकिंग के लिए दिया जाता है। इनको मोनोगेमस भी माना जाता है, ठीक है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं आते। मेल और फीमेल नेस्ट बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वोकल मसल्स नहीं होती हैं। अपने यूनिक बिहेवियर और अपनी जो कम्युनिकेशन की स्पेसिफिक टैक्टाइल फॉर्म है उसके ऊपर रिलाई करते हैं। इनको IUCN ने नियर थ्रेटेंड का स्टेटस दिया गया है। हैबिटेट लॉस, डिस्टर्बेंस ऑफ इट्स ब्रीडिंग, फीडिंग साइट्स, हंटिंग वगैरह वगैरह थ्रेट्स आ जाते। फिर हम बात करेंगे एटॉमिक क्लॉक की। तो नई पोर्टेबल एटॉमिक क्लॉक जो है वो एक्यूरेट टाइम कीपिंग दे रही है समुद्र के एरियाज में। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो ये टाइम को मेजर करती है एटम्स के वाइब्रेशंस के हिसाब से। एटम्स का जो वाइब्रेशन होता है उसके हिसाब से टाइम को मेजर करती है। इसके अंदर एलिमेंट आ जाते हैं भाई, हमारा सीजियम आ जाता है, कैल्शियम जो है वो आ जाता है। ये एक तरीके की माइक्रोवेव क्या बोलते हैं, मतलब एक माइक्रोवेव रेडिएशन का सोर्स भी आ जाता है। जब इन एलिमेंट्स को एक्साइट किया जाता है माइक्रोवेव के द्वारा तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके क्या करता है, एक हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई ट्रांजिशन किस हिसाब से हो रहा है, उसके हिसाब से टाइम को एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आपके पर्टिकुलर पॉइंट को एक स्पेसिफिक टाइम में 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितनी बार क्रॉस कर। फिर बात होगी नए क्रेटर्स जो मार्स पे आए हैं उनके बारे में। तो 3 क्रेटर्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए मार्स पे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि आती है अहमदाबाद, उसके बाद अहमदाबाद, ठीक है, इनको डिस्कवर किया गया था। जो मार्स का जो रीजन है इस रीजन को बोलते हैं थार्सिस। थार्सिस वोल्केनिक रीजन मार्स का जो है वहां पर डिस्कवर किया गया। PRL की रिकमेंडेशंस के हिसाब से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU और जो आपका वर्किंग ग्रुप है प्लैनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर का, उन्होंने इनकी नेमिंग को भी अप्रूव कर दिया गया है। इनको नाम दिया गया है लाई, मुर्सान और उसके साथ साथ में हिल्सा।
IAM की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल अथॉरिटी आ जाती है फॉर असाइनिंग डेजिग्नेशन टू सेलेस्टियल बॉडीज और सरफेस फीचर्स जो उनको दिए जाते हैं। फिर बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा की। 1875 टू 1900 फ्रीडम फाइटर और ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा जी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पे रिमेम्बर किया गया। उनका जन्म जो है वो हुआ था ओली हाटू में, ठीक है। ओली हाटू नाम की जगह है जो कि लाइक करती है खुंती डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेटू की रीजन आ जाता है झारखंड। वहां के मुंडा ट्राइब में इनका जन्म हुआ था। इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज धरती आबा, ठीक है। इनको जो आदिवासी लोग हैं वो भगवान का दर्जा भी देते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेयर के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया। उन्होंने अल्कोहल से लोगों को बोला कि भाई दूरी हटाइए। इसके साथ साथ भगवान में विश्वास रखने को बोला और वीर सैत नाम का जो फेथ है उसको भी स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया। उस मूवमेंट को कहा जाता है उल गुलन, यानी कि द ग्रेट टमन, है ना। यानी कि जो भी एक्सप्लोटेशन हो रहा था ट्राइबल्स का लोकल अथॉरिटीज के द्वारा, उसके खिलाफ क्रांति। इसकी वजह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का लागू किया गया, जिसके द्वारा ट्रांसफर जो रहता है लैंड का ट्राइबल लोगों से नॉन ट्राइबल को, उसको बंद किया गया, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो आपकी 50 नवंबर की होती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। फिर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज फर्स्ट ऑल इंडिया सर्वे आयुष। ये जो सर्वे है ये NSSO के द्वारा जुलाई 2022 से लेके जून 2023 तक चलाया गया था, कंडक्ट किया गया था। इस सर्वे के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी, अवेयरनेस देखी गई थी कि वो आयुष के बारे में कितना जानते हैं, आयुष के जो यूजेस होते हैं एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसके बारे में कितना जानते हैं। की फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो 95% जो हमारी रूरल पॉपुलेशन आ जाती है, 96% हमारी अर्बन पॉपुलेशन आ जाती है, जिनकी एज 15 ईयर्स से प्लस है कि आसपास है, वो आयुष के बारे में अवेयर है। आयुष का मतलब होता है प्रीडोमिनेटली इसको आप रिजुवेनेशन के लिए यूज करते हैं, प्रिवेंटिव पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स के लिए। इसके बाद आपका थेरेपेटिक ट्रीटमेंट आ जाता है जिसको क्यूरेटिव बोला जाता है। प्रिवेंटिव मतलब होने ही नहीं देना, क्यूरेटिव मतलब कि हो गया तो अब उसको रोकना। 2022 से लेकर 2023 के दौरान आयुष और उसका जो रिलेटेड खर्चे आ जाते हैं पर पर्सन का हिसाब से आ जाता है कि भाई रोकने के लिए जो भी आपकी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए या फिर कुछ भी हो गया है उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो आपका अर्बन एरियाज में ज्यादा आ जाता है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, ठीक है। आयुष सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, जिसको बोला जाता है आयुर्वेद, योगा, ठीक है। हाँ, योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, सोगा रिग्पा और हेम्योपैथी हो गया। ये सारा क्वेश्चन आपका CDS 2 2024 में ऑलरेडी पूछा गया था और हमने यहाँ पर इसको कवर किया भी, ठीक है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आता है आयुर्वेद का और अल्टरनेटिव मेडिसिन ग्लोबली का। उसमें हाँ क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भाई ये जो हमारा सोगा रिग्पा रहता है क्या ये आयुष सिस्टम में आता है, तो भाई बिल्कुल आता है। अभी मैंने आपको बता दिया, PDF में सारी डिटेल में मैंने इसके बारे में बता रखा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 रिलीज कर दी गई है। ये जो रिपोर्ट है ये 5 SDG 7 की जो 5 SDG 7 की जो हमारी कस्टडियन एजेंसीज हैं उनका एक ज्वाइंट एफर्ट है। इसमें आ जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके बाद IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल आ जाती है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। तो सस्टेनेबल यानी कि जो 7 है काम क्या है, इनका काम है कि अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी की एक्सेस सबको मिलनी चाहिए। की हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें SDG 7.1.1 जो आ जाता है, इसमें ये बताया गया कि जो नंबर ऑफ पीपल जिनको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं मिला हुआ है वो पहली बार पिछले 10 सालों में बढ़ के 685 मिलियन पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो भाई इसमें फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन, ग्रोइंग डेप्थ, जो लोगों के ऊपर डेप्थ बढ़ रहा है लो इनकम कंट्रीज में। इंडिया में 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको इसकी एक्सेस नहीं थी 2022। SDG क्या बोलते हैं 7.1.2 की बात करें तो 2.1 जो बिलियन लोग हैं इनको क्लीन कुकिंग फ्यूल्स नहीं अवेलेबल है, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। इम्प्लीकेशंस की बात करें
तो इससे 3 मिलियन प्री मैच्योर डेथ हर साल होती है। इंडिया का लार्जेस्ट शेयर है इस डेफिसिट में, यानी कि 360 मिलियन जो लोग हैं उनको एक्सेस इसकी नहीं। SDG 7.2 की बात करें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है टोटल फाइनल एनर्जी कंजप्शन में, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर TFEC में जो देखा गया है वो 18.7% था 2021 में। इंडिया में 34.9% रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर रहा है वो टोटल इन फाइनल एनर्जी कंजप्शन में रहा। ठीक है, SDG 7.3 की बात करते हैं तो एवरेज एनुअल इंप्रूवमेंट एनर्जी एफिशिएंसी में 2030 तक जो है वो 3.8% बढ़ जाए। फिर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज गाइडलाइंस फॉर आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स और डोमेस्टिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो गाइडलाइंस का सीधा सा जो काम है वो ये कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि झगड़ों को सुलझाने के लिए जो आपकी मेथोडोलॉजी यूज की जा रही है ना, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए, डोमेस्टिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट के जो गवर्नमेंट की तरह की जा रही है, उसकी एंटिटीज की तरह की जा रही है, इसमें कुछ यूनिक चैलेंजेस इनके द्वारा फेस किए जा रहे हैं गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। अब ये आर्बिट्रेशन क्या रहता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, है ना, बीच बचा, कॉम्प्रो कराना। तो ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस रहता है जिसमें डिस्प्यूट आपका जब सबमिट किया जाता है तो दोनों पार्टीज के बीच में, दो पार्टीज होती है, दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है या एक एग्रीमेंट जो है वो सरकारी तौर पे कराया जाता है। इसमें एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स जो रहते हैं वो डिसीजन देते हैं और दोनों पार्टीज को वो मानना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR में आ जाता है, जिसको आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 के द्वारा अमेंड किया जाता है, जिसको 2021 में अमेंड किया गया। की पॉइंट्स क्या आ जाती है इस गाइडलाइंस के? इसमें ये बोला गया कि जो हमारा आर्बिट्रेशन है ये ऑटोमेटिकली प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, खासकर जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आते हैं उनमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आर्बिट्रेशन जो है ये आपकी 10 करोड़ से वैल्यू के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उसके नीचे के लिए रखे जाने चाहिए। जहां भी आर्बिट्रेशन यूज किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को ज्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए। मेडिएशन अंडर मेडिएशन एक्ट 2023 की बात करें तो उसको भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए जहां पर भी पॉसिबल हो सकता है वहां की। फिर हम बात करेंगे ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट्स पोस्ट डिस्प्लेसमेंट इन 2023 रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR। ये जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट आपका होता है ये क्या होता है? फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, अपने घरों को छोड़ना पड़ता है ना। किस वजह से छोड़ना पड़ता है? बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदूज को निकलना पड़ा परसिक्यूशन की वजह से, वायलेंस जो आपका होता है बांग्लादेश में जैसा हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, दुर्गा पूजा नहीं करने दी जा रही है, कहीं मुकुट चढ़ाया जा रहा है, कहीं पेट्रोल बम फेंका जा रहा है, पोस्टर से बंदों को काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि मूर्ति वो लोग खंडित कर सकते हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी, इम्पैक्ट्स आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, ये सब आ जाता है। की हाइलाइट्स की बात करें तो नंबर ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल जो है वो 117.3 मिलियन आ जाते हैं। ठीक है, 40% इसमें जो है वो बच्चे आ जाते हैं जो 18 साल से कम के हैं। ये 2023 का डेटा है। ठीक है, 68.3 मिलियन जो लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, यानी कि अपने ही देश के अंदर डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह भागने को मजबूर होना पड़ा है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है और वो अपनी कंट्री के अंदर ही है। 73% जो रिफ्यूजीज हैं वो 5 कंट्रीज से आ जाते हैं, अफगानिस्तान, सीरियन अरब रिपब्लिक, वेनेजुएला, यूक्रेन और साउथ सूडान। ठीक है, होस्ट कंट्री पे भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, पॉपुलेशन शॉक जो रहता है वो हो जाता है, यानी कि सडन जब इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में इस तरह के इन्फ्लो के लोगों की इन्फ्लो आने के बाद में, तो उससे पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के रिसोर्सेज पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो रहता है, सरकार का खर्चा भी तो बढ़ जाता है ना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो आपकी बढ़ जाती है, डिमांड और सप्लाई का शिफ्ट हो जाता है, लेबर और कंज्यूमर मार्केट में चेंज आ जाते हैं क्योंकि वही जो रिफ्यूजीज जो है वो आपके बहुत लो पैसों के भी अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट और वेजेस बाकी लोगों के लिए चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारी बॉडी आ जाती है दैट इज UNHCR, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। इसको फॉर्मली ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के तौर पे जाना जाता था। UNHCR जो है इसको जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1950 में स्टैब्लिश किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इनका सीधा सा काम है ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा करना, खासकर जो रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। एट प्रेजेंट 135 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है और इनको नोबेल पीस प्राइज भी 54 एंड 1981 में दिया जा चुका है।
फिर बात करेंगे पेंटेनल वेटलैंड की, तो साउथ अमेरिका का पेंटेनल वेटलैंड जो है यहाँ पर काफी ज्यादा वाइल्ड फायर्स देखी जा रही हैं। पेंटेनल वेटलैंड की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड आ जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज में जो लाई करता है। 3 कंट्रीज में ये फैला हुआ है भाई। एक तो भाई हमारी आ जाती है, कहाँ गई भाई, बोलीविया का नाम नहीं आ रहा, चलो बोलीविया जो है वहां आ जाता है ये। बोलीविया के साथ साथ आपकी जो ब्राजील है उसमें भी फैला हुआ है, और ब्राजील के साथ साथ जो पैराग्वे है यहाँ पर भी इसका एक्सटेंशन देखा जा सकता है। इसके अंदर यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट भी आ जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाते हैं, और 2 रामसर साइट्स भी आ जाती हैं। ये सीजनल फ्लड प्लेन है, यहाँ पर पराग्वे रिवर सिस्टम का ये जो जितना पानी वानी है ना वो यहाँ पर आता रहता है। यहाँ पर साउथ अमेरिका के हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के पाए जाते हैं, जैसे कि जगुआर और उसके साथ साथ में कैमन। ठीक है, तकरीबन 5% से भी कम जो पेंटेनल का एरिया है इसको प्रोटेक्ट किया गया है। 95% जो है वो प्राइवेट ओनरशिप में आ जाता है। कैटल ग्रेजिंग, अनट्रीटेड वेस्ट पॉल्यूशन वगैरह वगैरह, वो यहाँ पर प्राइमरली कुछ थ्रेट्स पाए जाते हैं। फिर हम कैमल की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया है। कैमलिड्स क्या होते हैं? कैमलिड्स मतलब कि जो कैमल फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, यानी कि जो कैमलिड्स की अनटैप्ड पोटेंशियल, इनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो पोटेंशियल है, उसको सामने लेके आना है। अगर हम स्पेसिफिकली कैमल की बात करते हैं तो कैमल आपको कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलेंगे, और उसके साथ साथ एशिया में देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिकेटेड इनको किया गया है, ठीक है, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, हर्बीवोरस आते हैं, हॉट कंडीशंस में ये सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि इनको ड्रॉट एनिमल कहा जाता है। कैमल्स की टाइप्स की बात करें तो भाई अलग अलग कैमल्स आ जाते हैं। आपके अरेबियन कैमल आ जाता है, इसको कैमलस ड्रोमेडेरियस भी कहा जाता है, ड्रोमेडरी भी कहा जाता है। इसका क्या है, इसका इस तरह का सिंगल हम्प रहता है, ठीक है। उसके बाद में बैक्टीरियन कैमल आ जाता है, ये डबल हम्प वाला कैमल रहता है, इसको कैमलस बैक्टीरियस भी कहा जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान का स्टेट एनिमल जो है वो कैमल है। उसके साथ में एक आता है खराई कैमल। खराई कैमल लंबे लंबे डिस्टेंस तक स्विम कर सकता है, 3 किलोमीटर तक एक बार में स्विम कर सकता है समुद्र में मैंग्रोव को खाने के लिए। ये नॉर्मली आपको कच्छ इन गुजरात में देखने को मिलेगा। और ये जो बैक्टीरियन कैमल होते हैं ये आपके कहाँ मिलते हैं? ये लद्दाख की नुब्रा वैली में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ड्रोमेडेरियस कैमल जो रहते हैं ये हॉट डेजर्ट्स यानी कि राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी मेंबर्स की बात करते हैं तो बाकी मेंबर्स में यहाँ पे आपके लामा, ग्वानेको, अल्पाका और विक्यूना भी आ जाते हैं। फिर बात करते हैं ग्रेट स्कीम के बारे में। भाई नाम ही इसका ग्रेट स्कीम रख दिया गया है। तो एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM की है, उन्होंने 7 स्टार्टअप प्रपोजल्स को ग्रेट स्कीम के अंडर में अप्रूव किया है। ग्रेट स्कीम की बात करें तो इसका मतलब आ जाता है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ये रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन कंपोनेंट आ जाता है NTTM, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स आ जाती है। ग्रांट इन एड की बात करें तो तकरीबन 50 लाख तक का जो पैसा है वो ग्रांट इन एड के तौर पे 18 महीनों के लिए दिया जाता है। इनका सीधा सा काम है कि इंडिया के टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर का जो टैलेंट पूल है, एक्सपर्टीज है, उनको मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए यूटिलाइज कर। फिर बात करेंगे जीरो नॉलेज प्रूफ ZKP की। तो रिसेंट एक हैदराबाद बेस्ड इंफॉर्मेशन इंसाइट्स और डेटा एनालिटिक्स कंपनी जो है, उन्होंने ZKP ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कंट्री में पहली बार ये वाला आइडिया दिया है। इस कंसेप्ट के साथ में वो लोग आए हैं। ZKP की बात करें तो एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा यूजर्स को इनेबल किया जाता है कि वो अपनी नॉलेज को डेमोस्ट्रेट करें या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी को डेमोस्ट्रेट करें उसके साथ के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फैक्ट्स जो रहते हैं उनके साथ में, ठीक है, उनमें तो उनको प्रॉपरली रिवील किए बिना। बेनिफिट्स क्या रहता है कि भाई साइबर ब्रीच की कंडीशन में उन स्पेसिफिक फैक्ट्स, डेटा या डॉक्यूमेंट्स को बचाया जा सकता है, बिजनेसेस को असिस्ट किया जा सकता है, डेटा प्रोटेक्शन किया जा सकता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग, सिक्योर शेयरिंग वगैरह रहती है, वो सब आपका चेक किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स की बात करते हैं तो आर्मेनिया ने ज्वाइन किया है नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड्स को लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। 43rd सिग्नेटरी आ जाते हैं। ये पूरा प्रोग्राम लूनर एक्सप्लोरेशन यानी कि मून के लिए आ जाता है। आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करें 2020 में नासा ने एस्टेब्लिश किया था।
इन कोऑर्डिनेशन विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। और 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ऑस्ट्रेलिया थी भाई, कनाडा थी, उसके साथ इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई एंड यूके। ठीक है। प्रेजेंटली 43 सिग्नेटरीज आ जाती हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इनका यहाँ जो काम है वो आपका आ जाता है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के हिसाब से रेगुलेट की जाती है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, इनको डिजाइन किया गया है ताकि सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को 21st सेंचुरी में यूज किया जा सके वगैरह वगैरह। सिम्बायोटिक सिस्टम की बात करेंगे तो नासा का जो हबल टेलीस्कोप है ना, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उन्होंने एक सिम्बायोटिक सिस्टम जो है वो देखा है। HM सैगिटाई इसको नाम दिया है, HMSGE। ये मिल्की वे गैलेक्सी में आ जाता है। सिम्बायोटिक सिस्टम की बात करें तो ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम रहता है जिसमें एक व्हाइट ड्वार्फ रहता है और एक रेड जाइंट रहता है। ठीक है। व्हाइट ड्वार्फ मतलब कि वो स्टेज होती है जब अपना सारा न्यूक्लियर फ्यूल स्टार्स ने खो दिया, अब ये बुझ गए, तब ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। और रेड जाइंट क्या होता है, ये एक डाइंग स्टार होता है जो अपनी फाइनल स्टेजेस में होता है स्टेलर एवोल्यूशन की। ये सब ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो जो कूलर रेड जाइंट होता है ये अपने अंदर से मटेरियल को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता रहता है, विच फ्लोज ऑन टू द हॉटर कॉम्पैक्ट ड्वार्फ स्टार। ठीक है। स्टोलन मटेरियल जो रहता है ये ऐसी एक एक्रीशन डिस्क बना देता है व्हाइट ड्वार्फ के आसपास। फिर बात करेंगे श्री जगन्नाथ टेम्पल की। तो उड़ीसा ने चारों दरवाजे श्री जगन्नाथ टेम्पल के डिवोटी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मंदिर की बात करें तो ये पूरी पूरी उड़ीसा में आ जाता है। इसको व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। ये भगवान जगन्नाथ जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई भगवान बलराम या बलभद्र जो हैं उनको डेडिकेटेड है, जिनको होली ट्रिनिटी कहा जाता है। इसको गंगा डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था। इनका नाम था अनंत वर्मन शोडगर्ग देव। ठीक है। ये 4 धामों में से एक काउंट किया जाता है, बाकी हमारे द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम आ जाते हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये आर्किटेक्चर कलिंग स्टाइल का आर्किटेक्चर है। 4 कंपोनेंट पार्ट्स आ जाते हैं जिनको विमान बोला जाता है या फिर इनको देवला बोला जाता है। ठीक है। गर्भगृह इसके अंदर पाया जाता है और उसके साथ साथ आपका जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप भी आ जाते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल इनकी 2 तरह के टेम्पल स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है, रेख और पीड़ा। उसके बाद बात करेंगे ज्योतिर्मठ की, जिसको नाम अब आपका जिसका पहला नाम जोशीमठ हुआ करता था। सेंटर ने उत्तराखंड गवर्नमेंट के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया कि आप जोशीमठ जो तहसील थी, सॉरी जोशीमठ, हाँ जोशीमठ जो तहसील आपकी आती है चमोली में, चमोली रहा करता उत्तराखंड में, अब इसका नाम जो है वो ज्योतिर्मठ कर दिया जाएगा। ठीक है। और हाँ हाँ, उसके साथ एक और है भाई, नाम भूल गया था मैं, कोसिया कुटोली, ये जो है इसका नाम अब आपका बदल के परगना श्री कैची धाम कर दिया जाएगा। ज्योतिर्मठ की बात करें तो ये आपके 4 मठों में आ जाते हैं जिनको 8th सेंचुरी फिलोसफर आदि शंकराचार्य जी ने इस्टेब्लिश किया था अद्वैत वेदांत की फिलोसफी को प्रमोट करने के लिए, सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि श्री आदि जो शंकराचार्य जो थे, आदि गुरु जो थे, उन्होंने ज्योतिर्मठ में आपका तपस्या की थी एक पेड़ के नीचे। इसको कहा जाता है अमर कल्प वृक्ष। ठीक है। ये भगवान बद्रीनाथ का विंटर अबोर्ड, यानी कि सर्दियों के टाइम में वो यहाँ पर निवास करते हैं और ये माउंटेनियर्स के लिए बेस कैंप का काम भी करता है, जो कि नंदा देवी पीक पे माउंटेनियरिंग करने के लिए जाना चाहते हैं। सबसे लास्ट में आ जाएगा इटली, जिसकी कैपिटल है रोम। तो 50th जो G7 की समिट है वो इटली में कंडक्ट की जा रही है। ठीक है। लैंड बाउंड्रीज की बात करें भाई, लैंड बाउंड्रीज में आपका आ जाता है फ्रांस, फ्रांस के साथ साथ ऊपर आ जाता है स्विट्जरलैंड, यहाँ आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आ जाता है स्लोवेनिया, एंड देन आपका आता है कहाँ गया, वेटिकन सिटी कहाँ गया भाई, दिख नहीं रहा, वेटिकन सिटी भी तो आता है भाई, वेटिकन सिटी आता है, सैन मेरिना वगैरह भी आता है। ये इसमें शो क्यों नहीं किए गए हैं? हाँ वेटिकन सिटी, सॉरी वेटिकन सिटी तो अंदर ही आ गया। ठीक है। सैन मेरिना कहाँ है भाई, वो मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है। वाटर बॉडीज की बात करें तो भाई यहाँ पर मेडिटेरियन सी जो है और उसके साथ साथ एड्रियाटिक सी है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में आयोनियन जो सी है वो आपका इनका आ जाता है साउथ ईस्ट की तरफ, यहाँ की तरफ आ जाता है। ठीक है। पैरियन जो सी है ये साउथ वेस्ट में आ जाता है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ प्रॉपर देखा जाए तो यहाँ के थोड़ा सा ऊपर, सॉरी यहाँ पर आपका जो है वो आएगा लिगुरियन सी, यहाँ पर लिगुरियन सी आएगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ में, और आयरन सी जो है वो आपका थोड़ा इस साइड की तरफ आएगा। ठीक है।
मेजर माउंटेन रेंजेस की बात करें तो यहाँ पर आल्प्स हैं, अपेनाइन्स जो हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है माउंट ब्लैंक, जिसको मोंटे बियांको भी कहा जाता है। रिवर्स में पो है, टाइबर है, एबिगे है, और उसके साथ साथ अर्नो भी पाई जाती है। क्लाइमेट यहाँ का मेडिटेरियन टाइप आ जाता है। सबसे लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए का जो बैच है, एनडीए 2025, एनडीए 1 2025 का बैच जो है, अप्रैल को आपका एग्जाम होगा एनडीए का 30 अप्रैल 2025 के लिए। उसके हम बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। बैच आज ही लॉन्च हो जाएगा। बैच की ड्यूरेशन अराउंड 4 से लेके 4.5 मंथ्स की रहेगी, 4 से 4.5 महीने की रहेगी। सारी डिटेल्स जो बाकी है वो मैं आपको दे दूंगा। जीएटी का जो पोर्शन है वो मैं ही कवर करूंगा, लेकिन जो आपका मैथ्स का पोर्शन रहेगा उसको कवर करेगा एक बहुत ही प्रोफिशिएंट बंदा है, वैभव बरदाना। ही हैज क्लियर्ड फॉर एनडीए फॉर मल्टीपल टाइम्स। 4-5 बार बंदे ने क्लियर किया है, काफी अच्छे स्कोर्स के साथ किया है, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं हो पाया उसका। ठीक है, तो भाई वो आपको मैथ्स पढ़ाएगा। इसकी सारी जो डिटेल्स हैं, वैसे तो आप आइए और 8839961158 पर डीएम कीजिए, मैं डिटेल्स आपको भेज दूंगा। लेकिन फॉर्मली इस बैच को हम लोग आज शाम को, मतलब जिस टाइम ये वीडियो रिलीज हो रहा होगा उस टाइम तक ये बैच लॉन्च हो चुका होगा। ठीक है, इनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, सीटीएस का बैच ऑलरेडी रनिंग है। सीटीएस के बैच में हम ऑलरेडी, जो पहला वाला बैच है हमारा बसंतर 1, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बसंतर 2 आपका जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन बसंतर 1 में हम लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी का पोर्शन कवर कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्ट है कवर करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए भी आप सेम नंबर पर डीएम कीजिए और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस अंत के लिए इतना ही। जय हिंद।